कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्निंग फोकस पर। आज हम लोग नया चालू किए हैं क्लास 10 की मैथ पढ़ना चालू करेंगे और NCERT बुक जो सरकारी बुक चलती है हम लोग उसी से चालू करेंगे। ये आप लोग ले लीजिए, 66 रुपये मात्र मिलती है और इसी से पूरा कोर्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, मुफ्त में आपकी सारी क्लासें होंगी। तो चलिए बिना समय आपका नष्ट किए हुए हम लोग चालू करते हैं। आज हम कौन सी यूनिट पढ़ेंगे? पेज नंबर 132 से चालू होगा, 130 से चालू होगा और चैप्टर का नाम है त्रिभुज। तो हम लोग आज त्रिभुज के बारे में सीखना चालू करेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। मैंने प्रश्नावली डाल दी कि त्रिभुज क्या होते हैं। आप लोग क्लास 9 में, मैं आशा करता हूँ जब क्लास 9 से 10 में आए तो पढ़ ही चुके होंगे कि त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज, उनके गुणधर्म वगैरह आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, जिसमें समरूप त्रिभुज, सर्वांगसम त्रिभुज, एकांत, इनके बीच कोण कैसे होते थे, संगत कोण क्या होती थी, संगत भुजाएं क्या होती थी। इनसे मैं आशा करता हूँ आप वाकिफ हैं, और नहीं भी हैं तभी कोई दिक्कत होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग इसमें भी उनके बारे में जानेंगे। लेकिन लेट लपेट किए हुए पहले हम लोग पहली प्रश्नावली पे चलते हैं और उनके साथ जो टॉपिक आपको जरूरत पड़ेंगे मैं उसको करा दिया हूँ। ठीक, तो पहला दिया हुआ है कि प्रश्नावली 6.1 में कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग, ये जो कोष्टक दिए गए इनमें से सही शब्द का हमको प्रयोग करना है और उस शब्द के अनुसार क्या भरा जाएगा ये लिखना है। तो कह रहा है कि सभी वृत्त कैसे होते हैं, तो सर्वांगसम समरूप की बात आती है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है। तो समरूप का मतलब होता है जिसका रूप एक जैसा हो, समान रूप वाले। कैसे? ये होते हैं समान रूप वाले। और सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व अंग समान। सर्वांगसम का मतलब होता है सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग जितने भी अंग दिए गए, भुजाएं हो, जो भी जैसा भी हो, और समान सभी अंग कैसे हो, समान हो, ये होते हैं सर्वांगसम। जो सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि हूबहू एक जैसा, कि मैं अगर एक माचिस की डिब्बी लेता हूँ, मैं एक दूसरी लाके रख दूं और दोनों को सामने रखूं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कौन पहली कौन दूसरी। या मैं कह दूं कि मैं एक ही आकृति का मैं ढक दूं, जैसे मैंने दो मार्कर एक ही जैसे लेता अगर मैं और उनको सामने रख देता तो आप पहचान ना पाते कौन पहला है कौन दूसरा। तो कैसे कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। सर्वांगसम का मतलब क्या? एक के ऊपर हम जब दूसरा रख दें तो दूसरा पहला वाला पता ना चले, वो सर्वांगसम होंगे। समरूप मतलब कुछ कंडीशन या दशाओं के आधार पे, आकृति और आकार के आधार पे हम ये निश्चित करें कि ये हैं तो एक जैसे, तो वो कैसे कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। तो समरूप कैसे होते हैं? जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं त्रिभुज, मैं कुछ एंगल बनाऊंगा, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, इनमें कैसे क्या समरूप होते हैं, क्या सर्वांगसम होते हैं, इनके बारे में जानना जब हम सीखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समरूप कैसे होते हैं। देखो मान लीजिए एक त्रिभुज बना रहे हैं, ये हमने ये बनाया कितने का? 90 डिग्री का। ये हो गया 5 सेंटी, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4, ये है 5। मैंने एक अगला बना दिया, ये मुझको दिखता है ये बड़ा है ये छोटा है। मैंने कहा ये 8 है, ये 6 है और ये 10 है, और ये भी 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये भी पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर है। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, और ये भी है। और तो हम कहेंगे ये कैसे हैं? समरूप हैं। तो समरूप पे दो कंडीशन होती कि ये इनके दो चीजें पहचाननी होंगी। एक हमको पहचानना होगा संगत कोण। संगत कोण का मतलब जैसे हमने ये कोण लिया तो इनमें भी यही कोण लेंगे दो भुजाओं के। या हम कहते हैं कि किसी भी हम मिलाएंगे कि इनमें से कौन सा कोण मिला, तो हमको इसमें भी 90 मिला, इसमें भी 90 मिला। हमने कहा दोनों के कोण एक, तो एक कोण मिल गया संगत कोण। फिर देखेंगे संगत कोण, फिर भुजाएं देखेंगे, 3 थी ये 6 थी, तो हमको क्या दिखेगा? 3/6 इक्वल टू कितना? 4। ये 4 थी, ये कितनी थी? 8। ये तो हम देखेंगे क्या? 3 एकम 3 दूनी, 4 एकम 4 दूना। तो हमको देखेंगे कि ये अनुपात में आपस में कैसे हैं? बराबर है। तो इस प्रकार की कोई आकृति होगी तो ये समरूप कहलाएंगे। लेकिन कंडीशन क्या? कि संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। मान लीजिए कोण बराबर ही ना होता, ये कोण ऐसे होता कुछ करके और ये कोण 90 था, ये हो जाता केवल 70, तब बराबर ना होता। क्यों? तो हमको दो कंडीशन चाहिए, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और क्या बराबर होने चाहिए? जब संगत कोण बराबर हो और भुजाएं भी अनुपात में आपस में बराबर हो, तो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। लेकिन अगर सर्वांगसम होते तो क्या होते? दोनों एक ही जैसे होते, इनमें कोई भी अंतर ना होता, इनकी भुजाओं, आकृति, आकार में कोई अंतर ना होता। लेकिन समरूप में क्या होता है? हम देखते हैं कि साइज अलग अलग हो जाते हैं लेकिन इनके आकार में कोई अंतर नहीं। जैसे हम एक ताजमहल का फोटो देखते हैं, एक बड़े आकार में एक छोटे आकार में, तब भी दोनों क्या है? समरूप है। कैसे हैं? एक जैसे। तो समरूप होना, सर्वांगसम होना, ये ऐसे अलग अलग आप लोग पहचानेंगे। और सर्वांगसम कैसे होंगे? सर्वांगसम की आप क्लास 9 में बहुत सारी कंडीशन पढ़ेंगे कि कोण, भुजा,
आपने पढ़ा होगा 5 कंडीशन पढ़ाई गई थी, और अभी जब चैप्टर आएगा तो मैं रिपीट भी करा दूंगा, अभी तो उस पे चल रहे हैं ना। पढ़ा होगा आपने एंगल, साइड एंगल के आधार पे पढ़ा होगा। कोण, भुजा, कोण के आधार पे सर्वांग सम हम लोग प्रूव कराते थे। दूसरा पढ़े थे कि भुजा, भुजा, भुजा के आधार पे पढ़े थे। एस ए एस पढ़े थे, आर एच एस पढ़े थे। इस प्रकार हमने जो है इन सबको पढ़ा था। एक और पढ़े थे ये एंगल, एंगल साइड के आधार पर। तो इन 5 आधार पे हम लोग पढ़े थे कि कैसे हमको सर्वांगसम या समरूप सिद्ध करना होता। तो ये किसके लिए था? ये सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम ये 5 कंडीशन देते थे कि कैसे हम सिद्ध करेंगे कि सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम कैसे होते हैं? जिनका सब कुछ एक जैसा हो। तो इसमें दिया गया है कि सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। देखो सर्वांगसम अगर हो सकता था, लेकिन होगा क्यों नहीं? हमने कहा एक 3 सेंटीमीटर का खींचा, एक हमने बना दिया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। अब बताओ समरूप हो जाएंगे क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं। और लेकिन सर्वांगसम क्यों नहीं होंगे? इसको इस पे रखेंगे तो छोटा ये बड़ा, लेकिन अगर दोनों 10-10 का होता तब कैसे होते? समरूप होते, सर्वांगसम होते। क्यों? क्योंकि एक के ऊपर दूसरा रख देते, पहला पता ना चलता। इसलिए सभी वृत्त, सभी आयत, सभी वर्ग ये सब क्या होंगे? समरूप होंगे, ठीक है, लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। आपस में अगर सब एक ही साइड की होती, लेकिन लाइन मान लीजिए कोई रेखाखंड, मैंने कहा एक 3 सेंटीमीटर का खींचा, कितने सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का चल ही रहा है। एक मैंने खींचा कितने सेंटीमीटर का? 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट हमने खींची, रेखाखंड खींची 3 सेंटीमीटर की, अगली खींची 30 सेंटीमीटर, समरूप हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं। लेकिन अगर अगली भी हम 3 ही की खींचते तब कैसे होती? सर्वांगसम होती। क्यों? क्योंकि दोनों के आकार आकृति सब कैसी हैं? एक जैसी हैं। तो समरूप और सर्वांगसम पहचानना आपको इस तरीके से आना चाहिए। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कि समरूप सर्वांगसम थोड़ा बहुत आपको समझ में भी आ गया होगा। समरूप क्या होंगे? समरूप त्रिभुज, समरूप चतुर्भुज सब क्या देखेंगे? संगत कोण और संगत भुजाओं के अनुपात हम लोग मिलाएंगे। तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त, सभी आयत, सभी वर्ग ये सब समरूप होते हैं। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होंगे? ये भी समरूप होंगे। और फिर सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। लेकिन सभी त्रिभुज समरूप कब होंगे? तो देखो मैंने ऑप्शन नहीं दिया, मैं आपके लिए ऑप्शन लिख देता हूँ कि ऑप्शन लिखते हैं जिससे आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, इसमें दिया गया 2 ऑप्शन। पहला दिया गया समद्विबाहु, एक है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा है समबाहु त्रिभुज। दूसरा कैसा है? समबाहु त्रिभुज। तो कह रहा है कि कौन से त्रिभुज जो है समरूप होंगे? तो याद रखना समरूप त्रिभुज कैसे होंगे? समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप भी हो सकते हैं। कैसे? हमने कहा ये 3-3-3 समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिनकी सारी भुजाएं एक जैसी हो। अच्छा तीनों में त्रिभुज को 3 आधार पर कैसे कैसे बांटते हैं? जब भुजाओं के आधार पे हम लोग बांटते हैं त्रिभुज को, आप लोग पढ़ ही चुके हैं। भुजाओं के आधार पे, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिनकी तीनों भुजाएं कैसी होती है? विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? सबको पता है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो पहला कौन सा होता है? विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज जो होता है इसमें क्या होती? तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अगर एक भुजा 3, एक 4, एक 5 इस प्रकार का कोई त्रिभुज हो तो कैसा होगा? विषमबाहु त्रिभुज होंगे। सभी त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, 180 होता है। दूसरा आप लोग पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु द्वि मतलब जिनकी 2 भुजाएं कैसी हों? एक जैसी हों। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिनकी 2 भुजाएं बराबर हो। हमने कहा ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया। तो इस प्रकार का जब त्रिभुज बने तो ये कैसा होता है? समद्विबाहु। अब कहते सर कंडीशन तो बता देंगे, हाँ लेकिन एक चीज याद रखना कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 5। तो किन्हीं भी 2 भुजाओं का हम योग करेंगे। हाँ त्रिभुज बनाने के एक शर्त और याद रखना कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग करें हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो 3 3 6 ये है 5, इसका मतलब त्रिभुज है। 5 3 8 ये भी इससे बड़ा है। 5 3 3 3 6 मतलब कोई भी हम 2 का योग करेंगे हमेशा तीसरे से बड़ा बराबर होंगी तो सरल रेखा बन जाएगी। छोटा होगा नहीं मिलेंगी। तो इसलिए अगर ग्राफ में आप बनाएंगे तो हमेशा 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होगा, तभी वो त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे, अन्यथा त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। तो याद रखना ये भी एक पॉइंट है। ये हो गया समद्विबाहु। तीसरा होता है समबाहु। समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? जिनकी तीनों समबाहु मतलब समान भुजा वाली, तो जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु। हमने एक समबाहु 3 3 का बना सकते हैं, एक हम बड़ा बना सकते थे। हमने कहा एक हमने बना लिया 6 6 6
अब बताओ, ये भी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 का होता है। क्यों? क्योंकि हम एक नियम और पढ़ेंगे कि समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? संगत भुजाओं के साथ, मतलब जो अगर जो भुजाएं अगर सब आपस में बराबर हैं तो सारे कोण बराबर होंगे। दो भुजाएं बराबर हैं तो दो भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होंगे। हमने कहीं समद्विबाहु बनाया था, दो भुजाएं बराबर हैं, अगर ये दो भुजाएं बराबर हैं तो इस भुजा के सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने का कोण ये आपस में बराबर होंगे, ये अलग होगा। ठीक। और अगर ये वाला दे दिया जाता 100 तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। अगर ये 100 हो गया तो ये बचेगा कितना? 80। 80 में दोनों बराबर हैं तो आधा आधा ले लेंगे, कितना कितना बचेगा? 40। ठीक। तो इस प्रकार जब लगाने की बारी आएगी तुम लोग सिखाते रहेंगे कैसे क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज हमने तीनों पढ़ लिए भुजाओं के आधार पे। भुजाओं के आधार के बाद आप पढ़ेंगे कि कोण के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। तो कोण के आधार पे जब आप त्रिभुजों के प्रकार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोण के आधार पे भी त्रिभुज 3 प्रकार के हम लोग बांट लेते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो न्यून कोण क्या होते हैं? जिनमें तीनों कोण कैसे हो? न्यून 90 से कम हो, मतलब इनको अक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हम लोग कहते हैं। तो न्यून कोण त्रिभुज जो होता है, न्यून कोण त्रिभुज जिनके तीनों कोण, त्रिभुज में 3 ही कोण होते, 4 होते नहीं, तो तीनों कोण कैसे होंगे? 90 से कम होंगे। अर्थात 90 तीनों कोण से बराबर। अगर एक θ1 है, एक θ2, एक θ3 तो तीनों से 90 क्या होगा? ज्यादा होगा। ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। इसके बाद दूसरा, ऐसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, एक 70, एक 50, ये 60 बचेगा, 6 5 11 7 180 ना। तो सब देखो 90 से कम है, θ1 θ2 θ3 सब 90 से कम पे न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। सम मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए, मतलब 90 अंश का होना चाहिए। तो जो अगर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो, समकोण कहलाता है। और अगर वो 3 भुजाओं से घिरी हुई तो त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज है तो अगर उस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है तो कहेंगे समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज यही हमने बनाया था, जैसे सीधा सा उदाहरण 3 4 और 5, और ये अगर 90 डिग्री है तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज है। तो इसके बाद होता है जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। फिर होता है तीसरा होता है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। फिर तीसरा होता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अधिक कोण का कहने का मतलब जिसका एक कोण 90 से ज्यादा। एक्यूट मतलब जिनके तीनों कोण एक्यूट हो, न्यून मतलब कम हो 90 से। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, मतलब एक 90 अंश का हो। और ऑब्ट्यूज में मतलब एक कोई ऑब्ट्यूज हो 90 से ज्यादा। तीनों 90 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि 180 टोटल होता है। अगर दो भी 90 कर दोगे तो 90 90 180 हो जाएगी, तीसरे के लिए 0, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक। तो हमको ऐसा समझ में आता है। हमने कहा तीसरा होगा अधिक कोण त्रिभुज होगा। तीसरा कौन सा होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। और अधिक कोण त्रिभुज कौन से कोण त्रिभुज होंगे? जिनका कोई भी एक कोण क्या हो? 90 से ज्यादा। θ1 θ2 या θ3 में कोई भी एक कोण 90 से ज्यादा हो, हम कहेंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये मैंने बना दिया ऐसे करके, ये हमने 120 कर दिया। बाकी हमने कह दिया ये 30 तुम ले लो, 30 तुम ले लो। ठीक। 30 60 और 120 180। ठीक। ये विषमबाहु भी हो सकता था, इसको 40 कर देते, इसको 20 कर देते। तो इस प्रकार अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो कोणों के आधार पे आपने सीख लिया और भुजाओं के आधार पे आप लोगों ने सीख लिया। तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे? समबाहु त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक। छोटा बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं। फिर भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज मतलब पॉलीगन। पॉलीगन मतलब क्या? जो दो या दो से अधिक भुजाओं वाली आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। और तो इसमें दो या दो से अधिक भुजाएं हैं। और इस आकृति कब? जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में हों। मैंने अभी बनाया था कि जैसे हमने बनाया कि एक एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, ये याद रखना। मैंने बनाया ये 30 है, ये मान लीजिए 70 है, ऐसा करो। वर्ग आयत का उदाहरण ले लो, जल्दी समझ में। आयत में सब 90 के होते हैं। सारे एंगल कितने के होंगे? 90। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों के कितना होता है? 360। और आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। हमने कहा एक बड़ा आयत ले लिया ये। अब ये पूछ रहा है दोनों समरूप हैं कि नहीं। हमने कहा आयत हैं। आयत कब होंगे? हमने कहा सब 90 डिग्री, सब 90 डिग्री। भुजाएं अलग अलग हैं। हमने कहा ये 10 सेंटीमीटर था। आयत की भुजाएं आमने सामने की बराबर होती। ये 20 था, ये भी 20 होगा। ये 10 है तो ये भी 10 होगा। हमने कहा ये 10 था तो यहाँ पे ये 20 है, यहाँ पे ये 20 था, ये 40 हो गया। और ये 20 है, 20 ये कितना? 40 आमने सामने बराबर होती। तो हम क्या देखते हैं? 10/20 है ना। 10/20 इक्वल टू 20/40।
और हम अनुपात देखते हैं 10 दूना 20, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तो हम क्या देखते हैं कि इनकी भुजाएं कैसी हैं, ये इन्हीं को तो कहते हैं समान अनुपात में। भुजाएं कैसी हैं, समान अनुपात में हैं। भुजाएं कैसी हैं, समान अनुपात में है। और संगत कोण भी कैसे हैं, समान। याद रखना है, तो मैंने नॉर्मली बता दिया, संगत कोण एक कोण सुनते हैं 90 डिग्री, ये तो ये 90 डिग्री, फिर इनके सामने निकलेंगे, ये 90 लिया तो इनके सामने निकलेंगे। तो कोई भी संगत कोण कैसे चुनेंगे कि हमको कोण कैसा चुनना है, फिर उनके सामने की भुजाओं के अनुपात कैसे लेते हैं, बराबर लेते हैं। फिर कुछ कंडीशन और आपको मिलेंगी, जैसे समरूप त्रिभुज होने के प्रतिबंध के, त्रिभुज कैसे समरूप होगा तो उनकी क्या कंडीशन होंगी, अभी जब आगे आएगा तो हम लोग बता देंगे कि त्रिभुज समरूप कैसे होंगी, तो उनकी भुजाएं कैसे होंगी, समान अनुपात में होंगी। ठीक है, तो ये हो गया, हमने कहा समरूप ये हो गया। फिर भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होंगे। और भुजाएं कैसी होंगी, भुजाएं होंगी उनकी समान अनुपात में। भुजाएं कैसी होंगी, समान अनुपात में होंगी। समान पात है ना, समान पात। भुजाएं कैसी होंगी, समानुपात में होंगी। फिर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित दो भिन्न युग्मों के भिन्न उदाहरण दो। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, कह रहा है समरूप आकृतियां कैसी होंगी, समरूप कैसी होंगी, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं। दो आयत भी हमने बनाए, समरूप हो सकते हैं, दो वृत्त समरूप हो सकते हैं, ठीक है, दो समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, तो ये समरूप हो जाएंगी। ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो, एक आयत ले लो, एक वर्ग ले लो, वर्ग क्या होगा, और एक क्या ले लें, आयत ले लें, वो क्या होंगी, समरूप नहीं भी हो सकती हैं। ठीक, तो इस प्रकार, या ये कोई बहुभुज ऐसे ले लिया ये, और एक आयत में ले लिया, समरूप नहीं है। तो समरूप ना होने के लिए बहुत कुछ भी हो सकता है। फिर इसके बाद बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज में समरूप है या नहीं है। देखो अगला एक तीसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। मैं फिगर बनाऊंगा, आपको समझ में आएगा, आप लोग को पहचानना होगा और बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ आसानी से बता ले जाएंगे जब मैं फिगर बना दूंगा। बाकी त्रिभुज के और जितने भी गुण होते हैं मैं उनको बता दूंगा अगले चैप्टर। और जितनी मैं ऐसा करूंगा, आप लोगों को प्रमेय भी प्रूव कराता रहूंगा। क्यों, क्योंकि प्रमेय जो है उनको प्रूव कराते हुए चलेंगे तो आपका सिलेबस बेस और गहराई के साथ अच्छा तैयार होगा। अगला दिया गया है कि चतुर्भुज समरूप है कि नहीं, दिया गया एक चतुर्भुज ऐसे बना हुआ है। चतुर्भुज कैसी, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज है PSQR, PQRS, डेढ़ है, ये भी डेढ़ है, ये भी डेढ़, सारी भुजाएं 1.5 सेंटीमीटर की। लेकिन वर्ग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वर्ग होने के लिए 90 होना चाहिए और ये 90 नहीं। फिर दिया गया एक और दिया गया, एक ये बनाया गया है, ABCD बनाया गया है, ये तीन कितने की, 3 ABCD। तो कहना है ये और ये वर्ग कैसे है, इसने कह दिया 90, और सारी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। और जब भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 समकोण हो तो हम कहते हैं क्या होता है, वर्ग होता है। और आमने सामने की बराबर हो, प्रत्येक कोण समकोण हो तो कैसा होता है, आयत होता है। तो हमने देखा कि ठीक है, हमने कहा समरूप होने की हमने दो कंडीशन पढ़ी थी कि भुजाएं अनुपात समानुपात में हो, तो हमने भुजाओं का अनुपात निकाला, ये 1.5 है, इसका ये कितना है, 3 है। हमने कहा 1.5/3 कर दिया, इसका 1.5 था, इसका 3 था, 1.5/3 किया, तो भुजाएं तो समान अनुपात में, 1.5 दूना 3 काटा 1/2, 1/2 आ रहा है। तो हमने कहा भुजाएं तो समान अनुपात में, 1/2 बराबर 1/2 आ रही, इसका मतलब समानुपात, भुजाएं समानुपात में। लेकिन हमने दूसरी कंडीशन पढ़ी थी कि समरूप होने के लिए संगत कोण भी समान होने चाहिए। तो हमने इसका कोण देखा, कुछ भी, कुछ अलग, कुछ जो भी दिया गया नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, और ये 90। तो इसका मतलब संगत कोण बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे, संगत कोण बराबर ना होने के कारण समरूप नहीं। संगत कोण इक्वल मतलब बराबर नहीं, अतः समरूप नहीं, अतः समरूप नहीं होंगे। ठीक, तो हमको समझ में आ गया कि समरूप होने के लिए ऐसी कंडीशन होती है। फिर अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि समरूप त्रिभुज होने के कुछ जो प्रतिबंध होते हैं, ये अगली क्लास में जब एक्सरसाइज आएगी तो कराना चालू करेंगे। अगली प्रश्नावली 6.2, और इसके पहले हम लोग कुछ प्रमेय को करा देंगे, और ये प्रमेय कब होगी, अगली क्लास प्रश्नावली कराने के पहले। तो आज की ये जो छोटी सी क्लास है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अच्छे से अगर समझ में आए तो आप लोग जरूर बताइए कि, और अगर आपको सही लगा तो हम इस क्लास को लगातार अनवरत रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे।
तो आप लोग, मैं आशा करता हूँ अच्छे से पढ़ेंगे और अगले साल जब बोर्ड की आपकी परीक्षाएं हों तो आप मैथ में तो जरूर 100 से 100% मार्क करके जरूर लाएं। और चलिए आप सभी को शुभ रात्रि।